मुंबई की चकाचौंध से दूर खन्ना हवेली के पिछवाड़े में अंधेरा और ठंडक थी। बाहर पूरा शहर दिवाली के दियों से जगमगा रहा था, लेकिन अनन्या के लिए यह रात किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी। उसके हाथों में जलन हो रही थी। पिछले 10 घंटों से वह जमीन पर बैठकर 40 किलो मिर्च और मसाले कूट रही थी। उसकी सास श्रीमती मीरा ने आदेश दिया था कि खानदान के हर रिश्तेदार के लिए पुश्तैनी अचार आज रात ही तैयार होना चाहिए। अनन्या के रेशमी हाथ, जो कभी पिता के लाड़ प्यार में पले थे, अब लाल हो चुके थे और मिर्च के तीखेपन से कट रहे थे। जल्दी हाथ चला अभागन, मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज पटाखों के शोर को चीरती हुई आई। तेरे बाप ने दहेज में फूटी कौड़ी नहीं दी, कम से कम यह काम तो ढंग से कर। अगर स्वाद में कमी रही तो याद रखना। अन्न ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सहती रही क्योंकि वह राजेश से प्यार करती थी। लेकिन राजेश, वह ऊपर कमरे में अपनी नई सेक्रेटरी के साथ शराब पी रहा था और हंस रहा था। तभी एक भयानक दुर्घटना हुई। मीरा रसोई में आई और जानबूझकर खौलते हुए तेल की कड़ाही अनन्या की ओर धकेल दी। आह! एक तीखी चीख हवा में गूंज गई। अनन्या के हाथ और पैर बुरी तरह जल गए। वह दर्द से तड़प उठी, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसी पल तेज दर्द उसके पेट में उठा। वह 3 महीने की गर्भवती थी। राजेश, बचाओ! हमारा बच्चा! अनन्या फर्श पर गिर पड़ी। खून की बूंदें सफेद फर्श पर दिवाली के रंग की तरह फैलने लगीं। राजेश बालकनी से नीचे देख रहा था। उसने एक नजर डाली और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए अंदर चला गया। उसके लिए अनन्या और वह बच्चा बस एक बोझ थे जिसे वह अब और नहीं ढोना चाहता था। दिवाली की आतिशबाजी आसमान में गूंज रही थी और नीचे एक बेगुनाह मां अपने अजन्मे बच्चे के लिए तड़प रही थी, जबकि उसकी सास उसकी कलाई से सोने की चूड़ियां, उसकी मां की आखिरी निशानी, खींचकर निकाल रही थी। अस्पताल का वह वार्ड सरकारी उपेक्षा और गरीबी की गंध से भरा था। दीवारों पर जमी सीलन और फिनाइल की तीखी गंध अनन्या के नथुनों में चुभ रही थी। वह अभी भी अर्धचेतना की स्थिति में थी, लेकिन उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। उसके पेट का वह खालीपन उसे चीख चीख कर बता रहा था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसका बच्चा, जो उसकी दुनिया का इकलौता उजाला बनने वाला था, अब इस क्रूर संसार में नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। भारी कदमों की आहट और महंगी इत्र की खुशबू ने अनन्या को सतर्क कर दिया। यह श्रीमती मीरा थी। वह अनन्या के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर दुख का एक भी निशान नहीं था। मीरा ने तिरस्कार से अनन्या की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, देखा, अपनी औकात देख ली। तू हमारे खानदान के लायक कभी थी ही नहीं। भगवान ने भी अच्छा किया जो उस मनहूस को पहले ही उठा लिया। अब तू बस एक जिंदा लाश है। अनन्या ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसका हाथ चुपचाप तकिए के नीचे छिपे उस पुराने टेप रिकॉर्डर की ओर बढ़ा। यह रिकॉर्डर उसके पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने कांपती उंगलियों से रिकॉर्ड बटन दबा दिया। मीरा आगे बढ़ी और अनन्या के कान के पास झुककर जहरीले स्वर में बोली, तुझे क्या लगा था कि वह महज एक दुर्घटना थी? राजेश ने जानबूझकर तुझे वे भारी मसाले कूटने को कहा था। हमने डॉक्टर को पहले ही पैसे दे दिए थे कि अगर बच्चा गिर जाए तो वह इसे सामान्य कमजोरी बताए। राजेश को अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है, और उस जिंदगी में तेरे और तेरे उस गरीब बाप के खून के लिए कोई जगह नहीं है। बिस्तर पर पड़ी अनन्या का शरीर कांप उठा, लेकिन वह शांत रही। मीरा ने आगे बढ़कर अनन्या के हाथ पर लगी ड्रिप की सुई को जोर से झटक दिया, जिससे खून की एक पतली धार बह निकली।
मर क्यों नहीं जाती? यहाँ पड़ी पड़ी हमारा बिल बढ़ा रही है। तभी वार्ड में राजेश दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने अनन्या के चेहरे पर वे कागज फेंकते हुए कहा, इन पर अंगूठा लगा दे या दस्तखत कर। यह तलाक के कागज हैं। पुलिस को मैंने पहले ही समझा दिया है कि तू डिप्रेशन में थी और सीढ़ियों से गिर गई। अगर ज़बान खोली तो तेरे उस बूढ़े बाप की जान की खैर नहीं। राजेश और मीरा ठहाके लगाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस पुराने टेप रिकॉर्डर के भीतर उनके विनाश की इबारत लिखी जा चुकी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की एक ठंडी आग थी। उसने टेप रिकॉर्डर को बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। यह रिकॉर्डर अब केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि उसका सबसे घातक हथियार था। उसने खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह वापस आएगी, लेकिन एक पीड़ित बनकर नहीं, बल्कि उनके पापों का हिसाब लेने वाली काल बनकर। अस्पताल की उस डरावनी रात के बाद अनन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पास न धन था, न कोई सहारा, बस वह पुराना टेप रिकॉर्डर और अपने पिता के दिए हुए कुछ संस्कार थे। वह मुंबई की उस घुटन भरी जिंदगी से दूर ऋषिकेश चली आई। उसने सोचा था कि गंगा की लहरों में वह अपने दुखों को बहा देगी, लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक शाम जब पहाड़ों पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, अनन्या नदी के किनारे बैठी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पहाड़ की ढलान से सीधे नीचे गिर रही थी। कार पत्थरों से टकराते हुए नदी के किनारे झाड़ियों में जा फंसी। अनन्या बिना एक पल गवाए उस ओर दौड़ी। कार से धुआं निकल रहा था और पेट्रोल की गंध हवा में फैल रही थी। अंदर एक आदमी लहूलुहान हालत में फंसा हुआ था। वह अर्जुन था, जो अपनी पहचान खो चुका था। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसके हाथ, जो पहले ही खन्ना परिवार के अत्याचारों और जलने के निशानों से भरे थे, अब कांच के टुकड़ों से कट रहे थे। उसने अर्जुन की बेल्ट काटी और उसे खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वह उसे सुरक्षित दूरी पर ले गई, कार में एक भयंकर विस्फोट हुआ। अनन्या ने अर्जुन के सिर को अपनी गोद में रखा। अर्जुन की आंखें धीरे से खुलीं। उसने अनन्या के दर्द से भरे लेकिन दयालु चेहरे को देखा और फिर बेहोश हो गया। अनन्या उसे एक छोटी सी कुटिया में ले आई। स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन के सिर पर गहरी चोट लगी है और वह अपनी याददाश्त खो चुका है। जब अर्जुन होश में आया तो उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उसे अपना नाम याद नहीं था, अपना घर याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि इस औरत ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मौत के मुंह से निकाला है। अनन्या ने उसका नाम विजय रखा। उस छोटी सी कुटिया में, जहां केवल एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन थे, दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बनने लगे। अर्जुन को यह नहीं पता था कि वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, और अनन्या ने यह नहीं बताया कि वह एक महान साम्राज्य की वारिस है। अर्जुन अक्सर अनन्या के हाथों के निशानों को देखता और पूछता, विजय की आवाज में एक अजीब सा दर्द होता, तुमने मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? तुम्हारे हाथ कितने घायल हैं? अनन्या केवल मुस्कुराती और कहती, ये निशान मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। दोनों ने मिलकर पहाड़ों के छोटे छोटे काम किए। अर्जुन लकड़ी काटता और अनन्या मंदिर के पास फूल बेचती। उन शांत दिनों में अनन्या के स्खम धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन उसके दिल में प्रतिशोध की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। उसे पता था कि मुंबई अभी भी उसका इंतजार कर रही है, और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक खन्ना परिवार का अहंकार धूल में न मिल जाए।
एक दिन कुटिया के बाहर आसमान में कुछ हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे अर्जुन की तलाश में थे। अर्जुन को याद नहीं था, लेकिन दुनिया उसे ढूंढ रही थी। अनन्या समझ गई कि अब उनके अलग होने का समय आ गया है और यहीं से उसके बदले का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला था। ऋषिकेश की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टरों का शोर बढ़ता जा रहा था। सफेद रंग के उन आधुनिक उड़नखटोलों पर वैदिक टेक का लोगो चमक रहा था। अनन्या समझ गई कि विजय, जिसे उसने मौत के चंगुल से बचाया था, वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जैसे वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी कुटिया की ओर बढ़ने लगे, अर्जुन के चेहरे पर घबराहट के बादल छा गए। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उन लोगों को देखकर उसके भीतर एक अनजाना डर पैदा हो गया। अनन्या ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और उसे पास के एक प्राचीन शिव मंदिर में ले गई। वहां शाम की आरती शुरू होने वाली थी। शंख की आवाज और मंत्रों के उच्चारण के बीच अनन्या ने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, अनन्या, ये लोग कौन हैं? क्या वे मुझे तुमसे दूर ले जाएंगे? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यहीं तुम्हारे साथ रहना है। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया और कहा, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। तुम यहां रुकने के लिए नहीं बने हो। जाओ और अपनी पहचान वापस पाओ। लेकिन याद रखना, भगवान गवाह है कि हमने इन पहाड़ियों में जो समय बिताया है, वह सच्चा था। तभी सुरक्षाकर्मियों और डॉक्टरों की एक टीम मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुई। उनके साथ अर्जुन का निजी सचिव भी था, जो उसे देखते ही चिल्लाया, मिल गए। अध्यक्ष महोदय, मिल गए। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। जैसे ही डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देना शुरू किया, अर्जुन की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। उसके दिमाग में मुंबई की ऊंची इमारतें, बोर्ड मीटिंग्स और अपनी असली पहचान की कड़ियां जुड़ने लगीं। उसे याद आया कि वह अर्जुन है, वैदिक टेक का सर्वेसर्वा। लेकिन जैसे ही उसकी पूरी याददाश्त वापस आई, उसने मुड़कर अनन्या को देखा। उस भीड़ और हंगामे के बीच अनन्या पीछे हटती जा रही थी। अर्जुन ने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। सुरक्षाकर्मियों ने उसे सहारा देकर हेलीकॉप्टर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। अनन्या ने मंदिर के एक स्तंभ के पीछे छिपकर अर्जुन को जाते हुए देखा। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके चेहरे के जले हुए निशानों को भिगो रहे थे। उसने अपने हाथ में पकड़े उस पुराने टेप रिकॉर्डर को और जोर से भींच लिया। अर्जुन का जाना उसके लिए एक व्यक्तिगत क्षति थी, लेकिन यह उसके मिशन का हिस्सा भी था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे मंदिर की राख और धूल अनन्या के चेहरे पर उड़कर आई। अर्जुन आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रहा था, अपनी शक्ति वापस पाने। उधर अनन्या ने गंगा की लहरों की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा की। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और मुंबई की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। अब वह अनन्या नहीं थी जो दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती थी। अब वह सूर्या जेम्स की इकलौती वारिस थी, जो अपने पिता के साम्राज्य को वापस पाने और खन्ना परिवार के विनाश की पटकथा लिखने के लिए तैयार थी। हिमालय की ठंडी हवाओं ने उसकी शपथ को सुना और उसे अपनी शक्ति दी। मुंबई के क्षितिज पर अब एक तूफान उठने वाला था, जिसका नाम अनन्या था। मुंबई का क्षितिज हमेशा की तरह गगनचुंबी इमारतों और चमकती लाइटों से भरा था, लेकिन अनन्या के लिए यह शहर अब एक युद्ध क्षेत्र था। वह सीधे सूर्या जेम्स के मुख्यालय पहुंची, जहां उसके पिता, महान व्यवसायी विक्रम सूर्या, हफ्तों से अस्पताल में अचेतन अवस्था में पड़े थे। कंपनी के भीतर उसकी सौतेली मां और उसके भाइयों ने यह मान लिया था कि अनन्या मर चुकी है, और वे साम्राज्य के बंटवारे की योजना बना रहे थे।
अनन्या ने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे और अब वह सिल्क की भारी साड़ी और हीरे के आभूषणों में लिपटी हुई थी। जैसे ही उसने बोर्ड रूम का दरवाजा खोला, वहां सन्नाटा छा गया। उसकी सौतेली माँ के हाथ से चाय का कप गिरकर चकनाचूर हो गया। अनन्या ने मेज के मुख्य स्थान पर अपना बैग रखा और शांति से बैठ गई। उसने अपने वकील को आगे किया और वे दस्तावेज पेश किए जो साबित करते थे कि उसके पिता ने अपनी सारी शक्तियां और शेयर अनन्या के नाम कर दिए थे। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने कंपनी के भीतर उन सभी गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो खन्ना परिवार के साथ मिले हुए थे। उसने अपने पिता की बीमारी के पीछे के कारणों की जांच शुरू करवाई और पाया कि राजेश के निर्माण व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के लिए सूर्या जेम्स के धन का गुप्त रूप से दुरुपयोग किया जा रहा था। यह उसके लिए प्रतिशोध का पहला हथियार था। अनन्या ने बाजार में यह खबर फैला दी कि सूर्या जेम्स एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए निवेश करना चाहता है। उम्मीद के मुताबिक राजेश खन्ना, जिसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, इस चारे की ओर खिंचा चला आया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस नए अध्यक्ष से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वह वही औरत है जिसे उसने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने जले हुए हाथों को देखा, जिन पर अब महंगे लोशन और हीरों का लेप था, लेकिन दर्द अभी भी वही था। उसने अपने सचिव से कहा कि राजेश खन्ना को मिलने का समय दिया जाए, लेकिन एक शर्त पर उसे अकेले आना होगा और अपनी कंपनी के सारे गुप्त दस्तावेज साथ लाने होंगे। उसी शाम अनन्या को एक और महत्वपूर्ण समाचार मिला। अर्जुन यानी उसका विजय पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वैदिक टेक के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल चुका था। वह भी अनन्या की तलाश कर रहा था, लेकिन अनन्या ने अभी उससे मिलना उचित नहीं समझा। वह चाहती थी कि जब वह अर्जुन के सामने आए तो वह एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि एक विजेता के रूप में खड़ी हो। अनन्या ने राजेश खन्ना की कंपनी के ऋणों को धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि राजेश पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए, इससे पहले कि वह उसे अंतिम झटका दे। प्रतिशोध की यह बिसात अब पूरी तरह बिछ चुकी थी और पहली चाल चलने का समय आ गया था। राजेश खन्ना का विनाश अब केवल समय की बात थी। राजेश खन्ना सूर्या जेम्स के कार्यालय के आलीशान गलियारे में पसीने से तरबतर होकर चल रहा था। उसकी निर्माण कंपनी खन्ना कंस्ट्रक्शन पर बैंक का भारी कर्ज था और बाजार में उसकी साख खत्म हो रही थी। उसे खबर मिली थी कि सूर्या जेम्स की नई मालकिन एक कड़क और रहस्यमयी महिला है जो अपनी पहचान गुप्त रखती है। वह नहीं जानता था कि वह अपनी मौत के जाल में खुद कदम रख रहा है। जब वह मुख्य केबिन में दाखिल हुआ तो कमरे में रोशनी कम थी। अनन्या की कुर्सी खिड़की की ओर घूमी हुई थी, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ने अपना गला साफ किया और झुककर अभिवादन करते हुए बोला, मैडम, मुझे खुशी है कि आपने मुझे मिलने का अवसर दिया। हमारी कंपनी के पास बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, बस हमें थोड़े से निवेश की जरूरत है। अनन्या ने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर रेशमी नकाब घूंघट पहन रखा था जो राजस्थान की परंपराओं की याद दिलाता था। उसने अपनी आवाज थोड़ी भारी की और ठंडे स्वर में कहा, निवेश तब मिलता है जब नीयत साफ हो, राजेश जी। आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आपने कई छोटे निवेशकों का पैसा हड़प लिया है। राजेश घबरा गया। उसे लगा कि यह महिला उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने सफाई देने की कोशिश की, नहीं मैडम, वे सब अफवाहें हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर बन जाएंगे। अनन्या ने मेज पर रखे एक पुराने कागज को उसकी ओर सरकाया। यह वही तलाक का कागज था जिस पर राजेश ने उसे अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया था,
हालांकि इस पर कुछ और लिखा था। उसने अपनी उंगलियों से मेज पर ताल दी, जिसकी आवाज राजेश के दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। अनन्या ने कहा, मैं आपकी कंपनी को बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपकी कंपनी के 70% शेयर और आपकी पैतृक संपत्ति के दस्तावेज गिरवी चाहिए। राजेश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि एक बार पैसा मिल जाए तो वह सब कुछ वापस ले लेगा। उसने बिना गहराई से सोचे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे क्या पता था कि वह अपनी संपत्ति नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी का वारंट साइन कर रहा था। जैसे ही राजेश कमरे से बाहर निकला, अनन्या ने अपना नकाब हटाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने फोन पर एक संदेश देखा। वह अर्जुन का था। अर्जुन ने शहर के सभी प्रभावशाली लोगों को एक शाही दावत में आमंत्रित किया था, ताकि वह अपनी वापसी का जश्न मना सके। राजेश और उसके परिवार को भी वहां आमंत्रित किया गया था, क्योंकि अर्जुन अब खन्ना कंस्ट्रक्शन का मुख्य लेनदार बन चुका था। अन्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने हाथ के जले हुए निशान को छुआ। उसने मन ही मन कहा, राजेश, आज तुमने अपनी संपत्ति खोई है, कल तुम अपना सम्मान और अपनी आजादी भी खो दोगे। अगले दिन राजेश और श्रीमती मीरा बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि सूर्या जेम्स से उन्हें नया जीवनदान मिल गया है। मीरा ने अपनी सबसे महंगी साड़ी निकाली और गहने पहने, यह सोचकर कि वह अर्जुन की दावत में अपनी धमक दिखाएगी। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि उस दावत में उनके लिए एक ऐसा सच इंतजार कर रहा था जो उन्हें जीते जी मार डालेगा। प्रतिशोध की यह आग अब महल के भीतर पहुंचने वाली थी, जहां अतीत और वर्तमान का आमना सामना होने वाला था। अनन्या ने अपना सबसे कीमती आभूषण निकाला, वही पुराना टेप रिकॉर्डर जिसे उसने एक सुंदर उपहार के डिब्बे में पैक कर लिया था। यह उपहार वह आज रात राजेश को देने वाली थी। उदयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित वह दावत किसी सपने जैसी लग रही थी। चारों ओर मशालें जल रही थीं और सफेद संगमरमर की दीवारों पर सुनहरी रोशनी नाच रही थी। राजेश खन्ना और श्रीमती मीरा अपनी सबसे महंगी पोशाकें पहनकर वहां पहुंचे थे। मीरा के गले में भारी सोने का हार चमक रहा था, जो उसने अनन्या के गहनों को बेचकर और सूर्या जेम्स से मिले पहले निवेश के पैसे से खरीदा था। वह गर्व से सिर उठाए चल रही थी, मानो वह उस महल की रानी हो। तभी शंख की आवाज गूंजी और उद्घोषणा हुई कि वैदिक टेक के अध्यक्ष अर्जुन सिंह पधार रहे हैं। अर्जुन एक काले रंग की बंदगला शेरवानी में बेहद प्रभावशाली लग रहे थे। उनके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो ऋषिकेश की पहाड़ियों में खो गई थी। राजेश तुरंत उनकी ओर लपका, बधाई हो अर्जुन जी, आपकी वापसी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारी कंपनी खन्ना कंस्ट्रक्शन आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। अर्जुन ने राजेश की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में वह पहचान नहीं थी जिसकी राजेश उम्मीद कर रहा था। अर्जुन की नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। तभी माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। महल के मुख्य द्वार से सूर्या जेम्स की अध्यक्ष का प्रवेश हुआ। अनन्या ने गाढ़े लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसके किनारों पर असली सोने के तारों का काम था। उसने अपना चेहरा नहीं ढका था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ चलकर बीचों बीच आई। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राजेश के हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। श्रीमती मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें अटक गईं। अनन्या, मीरा के गले से एक दबी हुई चीख निकली। अनन्या ने उनकी ओर देखा और एक शीतल मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते माताजी। इतनी हैरान क्यों हैं? क्या आपको लगा था कि चिता की राख कभी वापस नहीं आती? राजेश के पैर कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, तुम तो मर चुकी थी।
वह अस्पताल, वह सब। अनन्या ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया। अर्जुन ने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ था लिया और सबके सामने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, सूर्या जेम्स की नई अध्यक्ष और मेरी होने वाली पत्नी अनन्या सूर्या। इन्होंने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मुझे खुद से दोबारा मिलवाया। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। राजेश को समझ आया कि सूर्या जेम्स की जिस रहस्यमय अध्यक्ष को उसने अपनी पूरी संपत्ति सौंप दी थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वही पत्नी थी जिसे उसने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अनन्या ने राजेश के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, आज की रात सिर्फ जश्न की नहीं है राजेश, आज हिसाब की रात है। तुमने आज दोपहर जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, उनके अनुसार तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घर और यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के ये गहने भी अब सूर्या जेम्स की संपत्ति हैं। तुम यहाँ एक मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि एक कंगाल के तौर पर खड़े हो। मीरा ने चिल्लाने की कोशिश की, यह झूठ है, तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। तभी महल के बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह वही टेप रिकॉर्डर था जिसका ऑडियो अब विजुअल्स के साथ सिंक किया गया था। अस्पताल के उस वार्ड का फुटेज जहां मीरा अनन्या को प्रताड़ित कर रही थी और राजेश तलाक के कागजों पर अंगूठा लगवा रहा था, पूरी दुनिया के सामने आ गया। राजेश ने चारों ओर देखा। पुलिस के आला अधिकारी और शहर के प्रतिष्ठित लोग उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। वह जाल जिसे अनन्या ने बुना था, अब पूरी तरह से खिंच चुका था। अर्जुन ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। खन्ना परिवार का पतन अब एक सार्वजनिक तमाशा बन चुका था। महल के उस विशाल कक्ष में पसरा सन्नाटा राजेश खन्ना की धड़कनों से भी अधिक भारी था। स्क्रीन पर चल रही अस्पताल की वह रिकॉर्डिंग जब रुकी तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में घृणा के अंगारे थे। अनन्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी रेशमी थैली से वही पुराने खोटे सिक्के निकाले जो मीरा ने कभी उसके पैरों में फेंके थे। उसने वे सिक्के एक एक करके फर्श पर फेंके, जिनकी खनक राजेश के अहंकार को तार तार कर रही थी। अनन्या ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, राजेश, तुमने कहा था कि मेरी कीमत इन चंद सिक्कों से अधिक नहीं है। आज देखो, तुम्हारी पूरी सल्तनत, तुम्हारी हवेली और तुम्हारी झूठी शान मेरे इन सिक्कों के बदले नीलाम हो चुकी है। जिस खन्ना कंस्ट्रक्शन पर तुम्हें नाज था, उसका मालिक अब कोई खन्ना नहीं बल्कि सूर्या जेम्स है। राजेश ने पागलों की तरह अर्जुन की ओर देखा और चिल्लाया, अर्जुन जी, यह औरत आपको गुमराह कर रही है। यह एक साजिश है। आप एक अपराधी का साथ दे रहे हैं। अर्जुन ने आगे बढ़कर राजेश का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आवाज में हिमालय की बर्फीली ठंडी और घातक दृढ़ता थी। अर्जुन ने कहा, जिसे तुम अपराधी कह रहे हो वह मेरी रक्षक है, और जिसे तुम अपनी संपत्ति समझ रहे हो वह वास्तव में उस खून पसीने की कमाई है जो तुमने अनन्या के पिता से धोखे से लूटी थी। मैंने और अनन्या ने मिलकर तुम्हारे हर बैंक खाते, हर बेनामी संपत्ति और तुम्हारे हर काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा तैयार किया है। श्रीमती मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उसे वहीं रोक लिया। अनन्या मीरा के पास गई और उसके गले से वह भारी सोने का हार उतार लिया। अनन्या ने कहा, यह हार सूर्या जेम्स के उन मजदूरों के हक का है जिनका पैसा तुमने अपनी विलासिता में उड़ाया। अब से तुम्हारे पास पहनने के लिए सिर्फ वे फटे हुए कपड़े होंगे जो तुमने मुझे उस रात दिए थे जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था। तभी वहां आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी दाखिल हुए। उनके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट था। अधिकारी ने राजेश के सामने दस्तावेज पेश किए और कहा, श्री राजेश खन्ना, आप पर धोखाधड़ी, जालसाजी, हत्या की कोशिश और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप हैं।
आपके खिलाफ सारे सबूत और गवाह हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ही पुलिस ने राजेश के हाथों में हथकड़ी लगाई, उसके चेहरे का रंग राख जैसा हो गया। वह जो कुछ देर पहले तक खुद को मुंबई का बेताज बादशाह समझ रहा था, अब एक अपराधी की तरह जमीन पर गिरा हुआ था। उसने अनन्या के पैरों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अनन्या एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब दया का कोई स्थान नहीं था। अनन्या ने अपना अंतिम प्रहार करते हुए कहा, तुमने मेरी गरिमा को बाजार में नीलाम करने की कोशिश की थी राजेश। आज मैंने तुम्हारी सच्चाई को इस पूरी दुनिया के सामने नीलाम कर दिया है। जेल की काल कोठरी में तुम्हें हर पल वह दिवाली की रात याद आएगी जब तुमने एक अजन्मे बच्चे और एक बेबस औरत का सौदा किया था। राजेश और मीरा को जब पुलिस खींचते हुए बाहर ले जाने लगी तो वहां मौजूद अतिथियों ने तालियां बजाईं। यह तालियां केवल अनन्या की जीत के लिए नहीं थीं, बल्कि उस न्याय के लिए थीं जो बरसों की प्रताड़ना के बाद अंततः मिला था। महल के झरोखों से आती ठंडी हवा अब अनन्या को सहला रही थी। उसका प्रतिशोध अब पूरा होने के कब था, लेकिन एक आखिरी राज अभी भी पर्दों के पीछे छिपा था, जो उसकी जिंदगी को एक बार फिर से बदलने वाला था। राजेश और मीरा को पुलिस की वैन में ले जाए जाने के बाद महल का कोलाहल शांत हो गया था। अनन्या थकी हुई थी, लेकिन उसका मन एक अनजानी बेचैनी से भरा था। अर्जुन उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। उसने धीरे से कहा कि अनन्या, अब सब खत्म हो गया है और तुम्हें अब शांति से जीने का हक है। लेकिन अनन्या की नजरें दूर दरवाजे पर टिकी थीं, जहां एक वृद्ध महिला एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े खड़ी थी। वह महिला ऋषिकेश के उसी अस्पताल की नर्स थी जहां 3 साल पहले अनन्या को भर्ती कराया गया था। उसे देखते ही अनन्या के पैर जम गए। नर्स शांति ने आगे बढ़कर अनन्या के हाथों को चूम लिया और रुआंसी आवाज में कहा कि बिटिया, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया था। उस रात जब मीरा और राजेश ने डॉक्टर को पैसे देकर तुम्हारे बच्चे को खत्म करने की साजिश रची थी, तो मैंने उस मासूम की जान बचा ली थी। अन की सांसें रुक गई थीं। नर्स ने आगे बताया कि वह जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो वे लोग बच्चे को कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट तैयार की और बच्चे को अपनी बहन के पास गांव भेज दिया। उसने अनन्या की ओर उस 3 साल के बच्चे को आगे कर दिया जिसकी आंखें और मुस्कान बिल्कुल अनन्या जैसी थी। वह बच्चा जिसे अनन्या ने मरा हुआ मान लिया था, वह जीवित था और उसके सामने खड़ा था। अनन्या घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। 3 साल का वह खालीपन और दर्द एक ही पल में आंसुओं के सैलाब में बह गया। अर्जुन भी यह देखकर दंग रह गया और उसकी आंखों में भी नमी आ गई। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और महसूस किया कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। तभी जेल की वैन से राजेश की चिल्लाने की आवाज आई। उसने खिड़की से इस दृश्य को देख लिया था। वह पागलों की तरह सलाखों को पीट रहा था और चिल्ला रहा था कि वह उसका वारिस है और उसे उसका बेटा वापस चाहिए। अनन्या खड़ी हुई और बच्चे को अर्जुन की गोद में दे दिया। वह पुलिस की वैन के पास गई और राजेश की आंखों में आंखें डालकर बोली कि जिस बच्चे को तुमने कोख में ही मार दिया था वह आज जीवित है, लेकिन उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अनन्या ने घोषणा की कि इस बच्चे के पिता के कॉलम में राजेश खन्ना का नाम कभी नहीं लिखा जाएगा। यह बच्चा केवल अनन्या सूर्या का पुत्र है। उसने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इन अपराधियों को यहां से ले जाएं क्योंकि इनकी छाया भी अब उसके बच्चे पर नहीं पड़नी चाहिए। वैन धूल उड़ाती हुई निकल गई और राजेश की चीखें अंधेरे में खो गईं। उस रात महल की छत पर खड़े होकर अनन्या ने आसमान के तारों को देखा। उसके पास अब धन था, सत्ता थी
उसका प्यार अर्जुन था और सबसे बढ़कर उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया था। उसने महसूस किया कि प्रतिशोध ने उसे जीत तो दिलाई थी, लेकिन इस बच्चे की वापसी ने उसे जीवन दिया था। उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह वास्तव में घर वापस आ गई है। अगले दिन के सूरज की पहली किरण के साथ अनन्या ने एक नई शपथ ली। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन हज़ारों महिलाओं और बच्चों के लिए लड़ेगी जो इस तरह के अत्याचारों का शिकार होते हैं। उसकी कहानी का सबसे कठिन अध्याय समाप्त हो गया था, लेकिन एक माँ और एक रक्षक के रूप में उसका नया सफर अभी शुरू हुआ था। राजेश और मीरा के पापों का अंत हो चुका था और खन्ना साम्राज्य का नामोनिशान मिट गया था। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में अब अनन्या सूर्या का नाम केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में ही नहीं, बल्कि न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में गूंज रहा था। लेकिन अनन्या के लिए असली विजय उस आलीशान महल में नहीं, बल्कि अपने बेटे के कोमल हाथों को अपने गालों पर महसूस करने में थी। अनन्या ने सूर्या जेम्स और वैदिक टेक के सहयोग से एक विशाल फाउंडेशन की नींव रखी, जिसका नाम उसने शक्ति और ममता रखा। यह संस्थान उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जिन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था या जिनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया था। उसने उस सरकारी अस्पताल को भी गोद ले लिया जहां कभी उसने अपने जीवन के सबसे काले दिन बिताए थे, ताकि भविष्य में कोई और नर्स शांति को सच छिपाने के लिए मजबूर न होना पड़े। उधर जेल की सलाखों के पीछे राजेश खन्ना की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई थी और उसके अपने ही सहयोगियों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। उसे याद आता था कि कैसे उसने एक बार अनन्या को चांदी के सिक्के फेंककर उसकी कीमत आंकी थी, और अब उसे जेल के एक वक्त के खाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था। श्रीमती मीरा की मानसिक स्थिति जेल के भीतर ही बिगड़ गई थी। वह दिन भर जेल की झाड़ू लगाती रहती और हर आने जाने वाले से पूछती कि क्या उसका बेटा उसे घर ले जाने आया है। लेकिन अब उनका अपना कोई घर बचा ही नहीं था। एक शांत शाम को अनन्या और अर्जुन ऋषिकेश के उसी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा था। उनके साथ उनका बेटा भी था। गंगा की लहरें वैसी ही शांत और पवित्र थीं। अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अनन्या, हमने एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा पूरी की है। प्रतिशोध ने हमें न्याय दिलाया, लेकिन इस बच्चे और तुम्हारे सेवा भाव ने हमें शांति दी है। अनन्या ने गंगा की ओर देखते हुए जवाब दिया कि अर्जुन, कर्म का चक्र बहुत सटीक होता है। राजेश और मीरा ने जो बोया था वही उन्होंने काटा। मैंने भी अपने गुस्से में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मेरी पहचान केवल उस बदले से न हो बल्कि उस मदद से हो जो मैं दूसरों को दे सकूं। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखा। अब उसके हाथों के वे जले हुए निशान पूरी तरह गायब नहीं हुए थे, लेकिन अब वे उसे दर्द की याद नहीं दिलाते थे। वे उसे उसकी शक्ति और सहनशीलता की याद दिलाते थे। उसने महसूस किया कि असली बदला दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को वापस पा लेना और दूसरों के जीवन में उजाला करना है। रात के सन्नाटे में जब मुंबई के समुद्र की लहरें साहिल से टकरा रही थीं, अनन्या ने अपने पिता विक्रम सूर्या के माथे को चूमा, जो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। उसकी कहानी का वह अंधकारमय अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। आने वाला कल अब केवल प्रेम, सेवा और अटूट विश्वास का था। अनन्या सूर्या अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी जो यह बताती थी कि सत्य और ममता की शक्ति के आगे संसार का कोई भी अहंकार नहीं टिक सकता।